हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस, एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यह है, टॉपिक का नाम है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपर टेंशन। और ये जो वीडियो है ये मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर या नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट के फ़ायदे के लिए है कि अगर आप जानेंगे तो सही से दवा दे पाएंगे, सही से दवा लगा पाएंगे और जो डॉक्टर है वो सही से दवा लिख पाएंगे। तो क्या है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी का बढ़ जाना, साधारण भाषा में। तो बीपी का बढ़ जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो डिफाइंड है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, जो पूरी दुनिया में जिसका मान सम्मान है हाइपरटेंशन को लेके, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन है इसका जो गाइडलाइन है वो जो बोलता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से कम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला 85 से कम है तो ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर 130 से 139 है तो वो हाई नॉर्मल है, और 140 अगर टच कर जाए तो आपका हाइपरटेंशन कहलाता है। और नीचे वाला 85 से 89 हाई नॉर्मल है, और 90 टच कर जाए तो हाइपरटेंशन है। यानी साधारण भाषा में बोला जाए, एक वर्ड में, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 टच कर रहा है सिस्टोलिक तो आप हाइपरटेंशन हो गए, और नीचे वाला डायस्टोलिक अगर 90 टच कर गया तो आपको हाइपरटेंशन है। लेकिन आपको अलर्ट कब हो जाना है? मरीज का जब बीपी 130 टच कर जाए यानी हाई नॉर्मल हो जाए, और नीचे वाला 85 टच कर जाए यानी 85 छू ले तो अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होने का मतलब है दो चीज़ है। या तो आप मरीज को समझाइए कि नमक खाना थोड़ा कम करिए, नमक बंद नहीं करना है, कम करना है, यानी दाल में, सब्जी में, है ना, वो जो खा रहे हैं खाएंगे, अलग से नमक नहीं खाना। और रोज़ वॉकिंग करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज, किसी तरह का एक्सरसाइज हो, योगा हो, वॉकिंग हो, जिम हो, है ना, दौड़ना हो, टहलना हो, ये करना शुरू कर दे। तो आप चाहें तो दवा रोक सकते हैं कुछ दिन के लिए, है ना, वेट कर सकते हैं कि 130 के अंदर आ जाए। अगर नहीं आता है 2-3 महीना 4 महीना में तो फिर आपको दवा शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला जो मेन ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम लोग टारगेट करते हैं। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर अगर आप 130 के ऊपर नहीं जाने देते हैं, है ना, उसके नीचे रखते हैं। बहुत लोग सवाल करते हैं नीचे कहाँ तक? नीचे कहाँ तक? तो नॉर्मल 90 से 130 होता है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 130 हो तो कोई टेंशन का बात नहीं, नॉर्मल है। खास करके 100 से 130 हो, 90 से 130 थोड़ा लोअर साइड हो गया, लेकिन वो भी नॉर्मल ही है। तो ये जो लो बीपी वाला समस्या है उसका अलग एक वीडियो हम डाले हुए हैं इसी चैनल पे, है ना, आप उसको जाके देख सकते हैं। लो बीपी का कैसे पता करें और क्या दवा देना है ना, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, उसको प्लीज़ जाके देखिए आप। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है 130 के ऊपर है, क्या इलाज करेंगे आप? तो आप सपोज करिए आप अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बैठे हुए हैं, एक आदमी का ब्लड प्रेशर आया 140, है ना, और आप उसको दवा शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या दवा से शुरू करेंगे? कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है, एक ही बार में जो है बहुत पावर का दवा नहीं देना है। बीपी का एक रूल होता है कि आपको जो है पहला 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, पहला जो 3 दिन होता है बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आप बीपी को स्लो कम करिए। हर बीमारी में रूल है, अगर बीपी किसी का कम करना है, साथ में उस बीमारी को, मरीज को और भी कोई बीमारी है उसमें तो ये लागू होता ही है। ऐसे भी आपके पास कोई मरीज आए तो उसको आप सडन बीपी मत कम करिए, आप लो डोज में दवा दीजिए। पहले लो डोज दीजिए, 15 दिन के बाद फिर बुलाइए, है ना, उसके बाद अगर बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर दवा का डोज बढ़ाइए। यही हम आगे ट्रीटमेंट में बात करेंगे कि आप कैसे सही से इलाज कर सकते हैं बीपी का, और मरीज़ जो है आपके सेटिस्फाइड भी रहेगा। क्योंकि अचानक बीपी कम करेंगे, मरीज़ को चक्कर आने लगेगा, कमजोरी होने लगेगा, फटीग होने लगेगा, है ना, फटीग मतलब कमजोरी, अस्थेनिया, कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना, लगेगा बॉडी में कोई जान ही नहीं है ना, ब्रेन में एडिमा बढ़ जाता है अगर सडन बीपी कम करेंगे तो। इसीलिए ये सब का ध्यान रख के क्या करना है, आपको कम डोज में करना है। तो अब आया, आप जान गए कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन। अब है इलाज। इलाज का जो है एक ही दवा सब में नहीं चलता है कि अम्लोडिपिन, एम्लोसेप सब में लिख रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि उस मरीज को जिसको आप इलाज कर रहे हैं बीपी के अलावा कोई बीमारी है कि नहीं। बीपी के अलावा कौन बीमारी साथ में ज़्यादातर रहता है? शुगर यानी डायबिटीज, डिसलिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल जो है खून में, खून का चर्बी बढ़ा हुआ है, किसी को हो सकता है किडनी का बीमारी है ना,
किसी को हो सकता है हार्ट का कुछ समस्या है, किसी को जो है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है पास्ट में, या किसी को एक और बीमारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ पुरुष में होता हुआ है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है? पेशाब नली के पीछे में एक ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अगर वो बड़ा हो जाए तो क्या करता है, वो रात में मरीज को बार बार पेशाब होगा, है ना, दिन में भी बार बार होगा, लगेगा कि पेशाब करने जाएगा, लगेगा पूरा पेशाब हो ही नहीं रहा है। LUTS बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, अगर मेडिकल स्टूडेंट है लिख लीजिए। हम लोग लिखते हैं सिम्टम में LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। ये लेके आएगा बार बार पेशाब होना, पेशाब रुक के होना, रात में जगना पड़ना, है ना, जगना पड़ रहा है मरीज को पेशाब करने के लिए। तो ये सब प्रोस्टेट बड़ा होने का लक्षण है। प्रोस्टेट का अगर इलाज आप सही से कर देते हैं तो आपको भविष्य में प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, यूरोलॉजिस्ट के पास जाके ऑपरेशन कराना पड़ता है ना। पेशाब का जो सर्जन होता है किडनी और यूरेटर का, यूरोलॉजी बोलते हैं। तो आपको नहीं जाना पड़े, उसके लिए आपको रेगुलर नियमित रूप में दवाई खाना पड़ेगा। और वो प्रोस्टेट का डायग्नोसिस कैसे होता है, आपको एक क्वालिफाइड जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, यानी जो DMRD, MD रेडियोलॉजी या DNB रेडियोलॉजी से आप करवाएंगे अल्ट्रासाउंड, तो बताएगा आपका प्रोस्टेट का साइज़ क्या है। नॉर्मली यूजुअली 20 तक होता है ना, 20 ग्राम तक। उससे अगर बढ़ने लगे 25, 30, 35 होने लगे तो आपको दवा खाना ही पड़ेगा। ये वाला अगर मरीज है और साथ में BP है तो इसका दवा अलग चलता है। तो वो अब हम एक एक करके बताएंगे कि BP का दवा कौन मरीज में क्या देना है, किस डोज में देना है, एक दवा से कंट्रोल नहीं हुआ तो दूसरे दवा क्या जोड़ना है। तो आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। इवन आम पब्लिक भी इसको सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन आप इलाज डॉक्टर के सलाह से ही लें। तो चलिए, एक मरीज आपके पास आया, उसका ब्लड प्रेशर 130 के ज़्यादा रह रहा है। आप जब भी चेक कर रहे हैं, 2 बार 4 बार चेक कराया, पहले भी वो चेक कराया, बोला मेरा तो सर सिस्टोलिक 130 हमेशा ही पार रहता है। तो दवा शुरू करना। और उस मरीज को कोई बीमारी नहीं है, न शुगर है, न कोलेस्ट्रॉल है, न हार्ट का है, न किडनी का है, न ब्रेन का है, न प्रोस्टेट है। तो क्या करेंगे? तो उसमें दवा देना है आपको टैबलेट एम्लोडिपिन 2.5, 5 नहीं 2.5 पावर का देना है, एक टैबलेट रात में। रात क्यों बोल रहे हैं, इसका पीछे लॉजिक है। हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है कि एटेन्युएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रात में नॉर्मली हम लोग सबका BP घटता है। और अगर जिसका BP रात में घटना बंद हो जाए, नॉर्मली रात में सोने के टाइम में BP थोड़ा कम जाता है, अगर कमना अच्छा है शरीर के लिए, अगर वो नहीं कमता है, जो दिन भर था उससे कमेगा, नहीं कमता है तो हार्ट अटैक का चांस होता है। इसीलिए रात वाला ब्लड प्रेशर को घटाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रात में BP का दवा शुरू करिए। तो क्या दिए? टैबलेट एम्लोडिपिन, जो एम्लोसेफ के नाम से मार्केट में आता है, AMLOSAFE या AMLONG 2.5, है ना। दोनों 2 कंपनी का दवा है, आप और भी किसी कंपनी का लिख सकते हैं, है ना। तो एमलॉन्ग 2.5 या एम्लोसेफ 2.5 एक टैबलेट रात में दीजिए। उनको काउंसलिंग कर दीजिए कि आपका BP हम धीरे धीरे घटाएंगे, है ना। 2 सप्ताह के बाद यानी 14 दिन के बाद उनको बुलाइए और बोलिए इस 14 दिन में आप कम से कम 3 बार BP जंचवा लीजिए। हर 4 से 5 दिन में एक बार BP जंचवा लेना है ना, किसी डॉक्टर प्रैक्टिशनर के पास जाके, या खुद घर में ऑटोमेटिक मशीन है, वो भी रिलायबल होता है। हम जब एम्स दिल्ली में थे, है ना, जनरल मेडिसिन विभाग में 2019 से 2022, तो वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ ऑटोमेटिक ही मशीन था और वो सही रीडिंग देता है। तो आप घर में भी ऑटोमेटिक मशीन लेके जांच कर सकते हैं। तो एक चार्ट बना लीजिए, मान लीजिए 1 तारीख को BP 134/80 है ना, 6 तारीख को 138/80 है, और डॉक्टर के पास आप गए, है ना, और जो डॉक्टर हैं जैसे प्रैक्टिशनर जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, वो देखे कि इनका BP कभी 140 पार नहीं किया है, 130 और 40 के बीच में ही रह रहा है, तो सेम दवा को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2.5 पावर का क्या खाते रहिए और थोड़ा नमक कम खाइए, है ना, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाइए, जो दाल में सब्जी में वही खाइए। थोड़ा सा रोज़ 40 मिनट 30 मिनट आप घूम के आ जाइए, BP कंट्रोल रहे। लेकिन अगर उसका BP बीच बीच में 140 क्रॉस कर रहा है तो क्या करेंगे? तो एम्लोडिपिन 5 mg कर दीजिए, यानी 15 दिन बाद किए हैं, तब तक बॉडी एडजस्ट कर गया थोड़ा BP कम से, फिर थोड़ा और कमेगा, अगला बार दिखेगा 130 के नीचे आ जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 85 के नीचे आ जाएगा। अब सवाल उठता, आप बोलेंगे सर इसके बाद भी नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? मरीज 1 महीना के बाद आया कि आप तो 5 पावर का दिए, फिर भी मेरा BP 130 तो पारी कर रहा है, और आपने कहा था कि हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 130, 130 से कम करना ही है आपको। तो क्या करना चाहिए?
तब आप कहेंगे, आप उसमें कहेंगे कि हम आपको दूसरा दवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आता है कि आप उसी को 5 को 7.5 mg कर दीजिए, है ना, या 10 mg तक जा सकते हैं अगर बीपी 150 के पार है। लेकिन ये हुआ एम्लोडिपिन का मैक्सिमम डोज, 10 mg से ज़्यादा एम्लोडिपिन नहीं दे सकते हैं, है ना, 24 घंटा में, और एक ही बार देना। तो बेहतर ये होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि अगर 5 से कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा दवा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरा दवा क्या होगा, चूँकि यहाँ एम्लोडिपिन पहले से दे रहे थे, तब हम लोग टेलमिसार्टन जोड़ते हैं। टेलमिसार्टन पहले 20 का जोड़िए, है ना, 20 mg का, फिर 15 दिन या 21 दिन बाद बुलाइए, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो 40 का जोड़िए। तो जैसे आप रात में एम्लोडिपिन दे रहे थे, है ना, तो सुबह में आप टेलमिसार्टन जोड़ दीजिए, यार, है ना, ऐसे करके। और आप सपोज करिए ये हुआ जिसको कोई बीमारी नहीं था, हाइपरटेंशन छोड़ के, अब एक मरीज़ आपके पास आया, उसको आप बीपी पता कर लिए कि आप बीपी का दवा देना पड़ेगा, 130 के ऊपर ही बराबर रह रहा है ना, डायस्टोलिक 85 के ऊपर रह रहा है, और उसको शुगर भी है। वो बोले हम तो शुगर का भी दवा खा रहे हैं। तो शुगर वाला बात हम शुगर वाला वीडियो में करेंगे। तो आप इसको कौन सा दवा देंगे, आप एम्लोडिपिन देंगे? नहीं देना है एम्लोडिपिन। पहला जो दवा देंगे, अगर बीपी 130 के ऊपर है और 135, 36, 40 के नीचे ही है, तो आप इनको दवा जोड़िए टेलमिसार्टन, जो टेलभास और टेलमा के नाम से बाज़ार में आता है, TELVAS लिख दीजिए। टैबलेट टेलभास 1 टैबलेट ODHS, OD मतलब दिन में एक बार, HS मतलब रात में, यानी बेड टाइम में। तो 20 पावर का जोड़िए, 15 दिन बाद बुलाइए। 15 दिन में अगर नहीं कंट्रोल हुआ 130 के नीचे, तो 20 को करिए 40 mg, ठीक है। इसी तरह टेलभास 80 तक जा सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम लोग, 40 में कंट्रोल नहीं हुआ तो उसको 40 देते रहेंगे। साथ में क्या करेंगे, रात में टेलभास दे रहे हैं तो सुबह में आप एम्लोडिपिन जोड़ दीजिए। एम्लोडिपिन जो उस मरीज को दे रहे थे जिसको शुगर नहीं था, यानी जिसको शुगर वगैरह कुछ नहीं है, हार्ट का बीमारी नहीं है, उसको आप एम्लोडिपिन से शुरू करिए। जिसको शुगर है, हार्ट का बीमारी है, उसको टेलमिसार्टन या टेलभास या टेलमा के नाम से जो आता है उससे शुरू करिएगा। तो 20 से शुरू किए, 40 से शुरू किए, फिर भी 130 के नीचे बीपी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे आप, तब एम्लोडिपिन 2.5 सुबह में जोड़ दीजिए, है ना, नाश्ता के बाद। उससे नहीं हुआ 15 दिन बाद, तो फिर आप एम्लोडिपिन 5 का कर दीजिए, है ना। कम्बिनेशन वाला भी दवा आता है कि 40 टेलमिसार्टन है और 5 जो है एम्लोडिपिन है ना। ये भी दोनों मिला के आप रात में दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार अगर देना हो तो रात में देना है। अगर 2 बार दवा देने का नौबत आ रहा है कि रात में आप टेलमिसार्टन दे रहे हैं, सुबह में एम्लोडिपिन दे रहे हैं, तो आप एक रात में दीजिए, एक सुबह में दीजिए। कम्बिनेशन का एक यही फ़ायदा है कि आपको एक ही दवा मरीज को खाना पड़ रहा है, क्योंकि डेली खाना है, लाइफ टाइम खाना है, तो थोड़ा सा आसान होता है ना, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग दवा हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है कि आप 2 अलग, मान लीजिए कि एम्लोडिपिन अलग से दे रहे हैं, टेलमिसार्टन अलग से दे रहे हैं, तो मैं इसी को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है अलग अलग। कम्बिनेशन वाला दवा, क्योंकि 2 दवा एक पैकेट में रह रहा है ना, दे सकते हैं आप। अगर मरीज चाह रहा है सर सुबह शाम खाना भूल जाते हैं, दवा ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, तो आप कम्बिनेशन दे सकते हैं। 19-20 का फ़र्क है। ये हुआ कि बिना शुगर वाला मरीज और शुगर वाला मरीज। चलिए अब तीसरा बात करते हैं। चलिए, एक मरीज है जो ऑलरेडी जो है उसको प्रोस्टेट का बीमारी है ना, प्रोस्टेट पेशाब वाला जो है, वो जनरली जो बताया कि जनरली क्या ओल्ड एज में होता है जनरली, और सिर्फ पुरुष में होता है। इसमें आप ऐसा दवा दीजिए जो बीपी भी घटाएगा और प्रोस्टेट भी कंट्रोल करता है। तो ये दवा है यूरीमैक्स डी, यानी जिसमें प्राजोसिन होता है और डी में डूटा स्टेरॉइड रहता है। उसका प्रोस्टेट का साइज कम करेगा, तो भविष्य में ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, उस मरीज में यूरीमैक्स डी भी दे रहे हैं तो प्रोस्टेट भी ठीक हो गया, और थोड़ा बीपी भी कम करता है ना। उसमें जो दवा है कम्बिनेशन, वो थोड़ा बीपी भी कम करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीपी कम नहीं करता। और याद रखिएगा, यूरीमैक्स डी जो है वो हमेशा रात में ही देते हैं। प्रोस्टेट वाला के लिए स्पेशल बोल रहे हैं। अगर सिर्फ बीपी के पर्पज से दे रहे हैं तब तो वो मिनी प्रेस एक्सल नाम का दवा आता है 5 पावर का, वो देते हैं। लेकिन हम प्रोस्टेट वाला मरीज का बात कर रहे हैं। यूरीमैक्स आप डी दे दिए रात में, हमेशा बेड पे जाने के बाद खाना है। अगर कोई मरीज खा के घूम रहा है तो स्टार्टिंग में उसको चक्कर आ सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जैसे खड़ा हुआ आंखों के आगे अंधेरा आ गया। इसलिए बेड टाइम पे लेते हैं, बेड पे जाने के बाद लेते हैं। उसके बाद बीपी मेजर करिए। अगर साथ में जो है यूरीमैक्स डी तो दे ही रहे हैं, प्रोस्टेट है क्योंकि अब बीपी भी था, उसके बाद
बीपी मेजर करिए 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद वो चार्ट बना के लाया, बीपी 130 क्रॉस कर रहा है, तो सेकेंड जो दवा जोड़ेंगे तो फिर पहले वाला रूल में आ जाइए। अगर साथ में शुगर नहीं है तो एम्लोडिपिन यानी एम्लोसेफ 2.5 से शुरू करिए, फिर 5 ले जाइए। अगर उसको बीपी शुगर है तो बीपी का दवा कौन सा पहला देंगे, टेल्वास 20 से शुरू करिए, 15 दिन बाद टेल्वास 40 करिए, है ना। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। अब बात आया कि 2 दवा से भी सर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी 150, 60, 70 जा रहा है, तब क्या करेंगे? तब आपको तीसरा दवा जोड़ना पड़ेगा, है ना। तीसरा दवा क्या जोड़ेंगे? अगर प्रोस्टेट वाला मरीज है तो पहला तो हो गया यूरिमेक्स डी, दूसरा हो गया टेल्वास, तीसरा हो गया एम्लोडिपिन। लेकिन जो मरीज को नॉर्मल मरीज है, उसको कोई शुगर नहीं है ना, उसको प्रोस्टेट नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन वाला मरीज है, उस मरीज को क्या करेंगे आप? अब 3 तरह का कम्बिनेशन में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, एम्लोडिपिन से शुरू कीजिए, 2.5 से नहीं हुआ 5 करिए, फिर आप तीसरा दवा जो दूसरा दवा जोड़ रहे हैं यानी 3 नंबर पे तीसरा चेंज जो किए वो टेल्मा 20 दिए, है ना, टेल्वास 20, दोनों एक ही है, कंपनी का नाम अलग है, फिर 40 में जाइए। इससे भी नहीं हुआ तो ये दोनों में से एक जो है एम्लोडिपिन, तो हम बताए कि 10 तक जा सकते हैं, तो एम्लोडिपिन को 5 की जगह 7.5 कर दीजिए। ध्यान रहे कि एक ही बार लेना है, एम्लोडिपिन भी 24 घंटा में एक ही बार लेना पड़ता है, और टेल्मिसार्टन जो है टेल्वास और टेल्मा एक ही बार लेना पड़ता है, तो उसको क्या करिए 7.5 कर दीजिए एम्लोडिपिन को। उससे भी नहीं हुआ तो 10 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम डोज है 10। उसी तरह टेल्मिसार्टन को हम लोग 20, 40, 60, 80 तक जा सकते हैं। यही 2 दवा में 90% आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तब आप एक दवा आता अर्कामीन, ARCAMINE, अर्कामीन 100 माइक्रोग्राम का आता है, वो TDS डोज है यानी दिन में 3 बार लेना पड़ता है ना। तो वो उससे आप 3rd दवा वो यूज कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, ये दवा हो गया। और प्रोस्टेट वाला का यूरिमेक्स डी। तो इस तरह से आप मॉनिटर करिए और ध्यान रखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसा बीमारी है कि अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो 5 सीरियस तरह का बीमारी करता है ना। अगर हार्ट पर इफेक्ट करता है, किडनी डैमेज करता है, आप जो देखते हैं कि किडनी दोनों फेल हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, उसमें उसका 2 मुख्य कारण यही है, शुगर कंट्रोल नहीं रहना और बीपी का बढ़ा होना। कई मरीज तो किडनी फेल होकर आता है, उसके बाद पता चलता है बीपी बढ़ा हुआ है ना। ब्रेन हिमरेज हो गया। ब्रेन हिमरेज किसके कारण होता है? 100 में 99 कारण जो ब्रेन हिमरेज का है, हमारे पास अभी 10 मरीज ब्रेन हिमरेज का एडमिट है ना IGMS में, उसमें से 9 का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 180, 200। क्यों? कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गया, वो बोल रहा है सर हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। इसीलिए आप अपना जनरल फिजिशियन से मिलिए, साल भर में कम से कम एक बार या 6 महीना में एक बार ब्लड प्रेशर का जांच, किडनी का जांच 200-300 रुपया में होता है, कोलेस्ट्रॉल का जांच 500-700 रुपया में होता है, हीमोग्लोबिन का जांच CBC 300 रुपया में होता है। नहीं कुछ तो कम से कम BP और खाली पेट का शुगर, ये तो 200-300 का बात है, ये तो आपको कराना ही कराना है अगर आप अपने शरीर से जो है आपको थोड़ा भी प्यार है तो ये हुआ ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट शॉर्ट में, है ना। और ब्लड प्रेशर क्या है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के गाइडलाइन के अनुसार ये हमने शॉर्ट में बनाया है। अभी हम बोर्ड पे एक बार पढ़ाने वाले हैं, खास करके जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाला है फाइनल ईयर का, है ना, जो वाइवा देने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है, इंटर्न बनने वाला है, उसके लिए तत्कालिक जो है आप कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके घर में किसी को BP हो गया या आप एज ए डॉक्टर बन के इंटर्न बैठे हैं, है ना, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसे अप्रोच करना है। डोंट बी टू एग्रेसिव। एक ही बार में 10 पावर के एम्लोडिपिन दे दिए, 200 भी BP देख लीजिए तो घबराना नहीं है। कितना मेरा मरीज है 200 BP लेके आया घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 200 से 130 करना है। पहले 20% यानी 200 का 20% कितना हुआ 40। तो पहले जो है BP 3 दिन में 20% से ज़्यादा कम कर देंगे तो मरीज को थकावट हो जाएगा, घबराहट आ जाएगा, चक्कर हो जाएगा, ब्रेन में सूजन हो जाएगा। तो टारगेट रखना है कि पहला 72 घंटा में, है ना, या कम से कम आपको 20% से ज़्यादा नहीं करना है। अगर BP 200 है तो उसको 40 ही कम करना है, 160 पहले लाना है, फिर वेट करना है, कुछ दिन 160 रहेगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, फिर 140 लाना है ना, फिर 130 लाना है। वो पूरा 10, 15, 20 1 महीना में BP कंट्रोल करना है। एग्रेसिव होएंगे, मरीज को चक्कर आएगा, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा, किसी और डॉक्टर के पास चल जाएगा, है ना। तो चलिए इसी तरह का आप इंफॉर्मेटिव वीडियो, है ना, जितना भी हज़ारों तरह की बीमारी है
जो हमारा 12 साल का क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है और 18 साल का जो टोटल मेडिकल पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस है उस पर वीडियो आप सुनना चाहते हैं, है ना, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपका खास आदमी है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, है ना, या कोई फार्मासिस्ट हो, जो जानकारी जो इंटरेस्टेड है शरीर मानव विज्ञान में या है ना चिकित्सा विज्ञान में, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।